और अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का। घाटी में बाबा का बुलडोजर। घाटी में अब आतंकियों का बुलडोजर इलाज शुरू हो गया है। घाटी में अब यूपी से बाबा योगी का बुलडोजर मॉडल पहुंच गया है। अब सरकार ने आतंकी और उनके पनाहगारों का बुलडोजर इलाज शुरू कर दिया है। पुलवामा में यह आतंकी आशिक नेंगरू के घर पर बुलडोजर चला है, यानी टारगेट किलिंग और आतंकी वारदातों पर लगाम लगाने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने आतंकियों पर दोहरा प्रहार करना शुरू कर दिया है, ताकि घाटी से आतंक को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। कश्मीर में बाबा मॉडल, बुलडोजर तैयार, होगा आतंकियों का पूरा हिसाब। अब आतंकियों की खैर नहीं। अब घाटी में टारगेट किलिंग करने वाले आतंकी नहीं बचेंगे, क्योंकि अब कश्मीर में भी बाबा योगी का मॉडल लागू होने वाला है। बाबा का बुलडोजर लखनऊ से करीब 1400 किलोमीटर दूर श्रीनगर पहुंच गया है और बुलडोजर के एक्शन ने आतंकियों में खलबली मच गई है। आतंकियों को शरण देने वाले बुलडोजर एक्शन से थर-थर कांप रहे हैं। बाबा का बुलडोजर घाटी में आतंकी और उनके पनाहगारों पर खूब गरज रहा है और इस बार बुलडोजर चला है जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी आशिक अहमद नेंगरू के घर पर। पुलवामा के राजपुरा में आतंकी आशिक के घर को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया, जबकि कई आतंकियों के घरों पर अभी बुलडोजर एक्शन होना है। आतंकी आशिक नेंगरू जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का नया चेहरा उभर कर सामने आया है। घाटी में कई वारदातों को अंजाम दे चुका है, टारगेट किलिंग और ग्रेनेड हमले जैसी साजिश कर चुका है। फिलहाल आतंकी आशिक नेंगरू पाकिस्तान के सरबस्ती में पीओके में मौजूद है। घाटी में धारा 370 निष्क्रिय किए जाने के बाद से ही पाकिस्तान, आईएसआई और आतंकी बौखला गए हैं और घाटी में आतंकी हमला और टारगेट किलिंग की नापाक साजिश रचते रहते हैं। धारा 370 निष्क्रिय किए जाने के बाद से ही घाटी विकास के रास्ते पर दौड़ रही है और आतंकी विकास के इस रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश में है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर सरकार ने बाबा मॉडल को अपना लिया है। घाटी में आतंकियों के ठिकानों पर बुलडोजर दौड़ने लगा है। आतंकियों को सुरक्षा बल ठोक रहे हैं तो बुलडोजर आतंकियों के घरों पर दौड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो पाकिस्तान और खालिस्तान का यह गठजोड़ एक बार फिर से सामने आया है। आईएसआई पंजाब में एक बार फिर से माहौल को खराब करने की कोशिश में है। मोहाली के बाद अब तरनतारन में पुलिस थाने पर रॉकेट से हमला किया गया और यह हमला पाकिस्तान बॉर्डर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर आतंकियों ने किया है। पंजाब में खालिस्तान की आतंकी साजिश। मोहाली टू तरनतारन थाने पर रॉकेट से हमला। पाकिस्तान और आईएसआई और खालिस्तानी आतंकी पंजाब को एक बार फिर से आतंक की आग में झोंकने की कोशिश में है। पाकिस्तान और आईएसआई पंजाब का माहौल खराब करने में जुट गए हैं। पंजाब के तरनतारन में उस समय हड़कंप मच गया जब रात के अंधेरे में संदिग्ध आतंकियों ने एक पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया है। ये हमला 9 दिसंबर की रात 11 बजे किया गया। इस हमले में थाने की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी तरह की जान मान का नुकसान नहीं हुआ है। कल रात तकरीबन 11:22-23 मिनट ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ
ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆਰਪੀਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਉਥੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਾਡੇ ਗਵੰਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਟੂ ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ ਬਾਈ 1000 ਕੱਟਸ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ BSF, ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੇ। पाकिस्तान में बैठा खालिस्तानी आतंकी रिंदा की मौत हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान रिंदा और खालिस्तान को जिंदा रखना चाहता है ताकि पंजाब को अशांत किया जा सके, पंजाब को 1980 के दशक के दौर में धकेला जा सके। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां खालिस्तान और पाकिस्तान के गठजोड़ की साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। और ये हमला तरन तारण के उस गाँव में हुआ जहाँ पर खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा पैदा हुआ था। इसलिए शक गहरा रहा है कि पाकिस्तान रिंदा के गाँव में हमला कर उसे जिंदा रखना चाहता है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है, पंजाब की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, चरमरा चुकी है। ये इसलिए क्योंकि राष्ट्र नीति और राष्ट्र सुरक्षा पर आम आदमी पार्टी वोट बैंक की राजनीति ज़्यादा पसंद करती है। आज पंजाब में गन सरकार है, GUN गन सरकार, G फॉर गैंगस्टर, U फॉर उग्रवादी, N फॉर नशा माफिया। तरन में थाने पर रॉकेट से हमला यानी पंजाब में फिर से आतंकवाद की आग में झोंकने की साजिश है, क्योंकि तरन तारण बॉर्डर इलाका है। तरन तारण से होकर भारत और पाकिस्तान की सीमा गुजरती है और तरन तारण में जिस रॉकेट से हमला हुआ है उसकी तस्वीर सामने आ गई है। तस्वीर में दिख रहा है कि रॉकेट पर PK लिखा हुआ है। PK का मतलब पाकिस्तान है, जो बता रहा है पाकिस्तान एक बार फिर खालिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर पंजाब को शांत करने में जुट गया है। इससे पहले भी पंजाब के मोहाली में पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर RPG से आतंकी ग्रेनेड अटैक कर चुके हैं। अब पंजाब में खराब होते कानून व्यवस्था पर बीजेपी ने CM भगवंत मान पर सवाल उठा दिया है। ये पंजाब के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। निरंतर वहाँ पे आतंकी हमले हो रहे हैं, गैंगस्टर्स कत्लेआम कर रहे हैं, दिन दिहाड़े लोगों को मार दिया जाता है और तो और पुलिस रक्षा में जो लोग हैं उनको भी मार दिया जाता है। ये सब कुछ जब से आम आदमी पार्टी आई है तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे हैं। पंजाब आतंकियों के निशाने पर है। 15 अक्टूबर को IB ने पंजाब पुलिस को हमले को लेकर अलर्ट जारी किया था, लेकिन इसके बाद भी आतंकी हमला करने में कामयाब हो गए। तरन तारण में हुए रॉकेट हमले में आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस का भी हाथ सामने आ रहा है। तरन तारण हमले के बाद आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें पन्नू पंजाब CM भगवंत मान और पंजाब DGP को धमकी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो गुजरात में बीजेपी रिकॉर्ड जीत के साथ सत्ता में लौटी और कार्यकारी CM भूपेंद्र पटेल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का ऐलान कर दिया है। उधर किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल कर दिया है, जिसके बाद सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मच गया है। मोदी मोदी मोदी। एक देश एक विधान, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर संग्राम। गुजरात में बीजेपी की सरकार, लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद अब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग तेज हो गई है। सड़क से लेकर संसद तक यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। 9 दिसंबर को राज्यसभा में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्राइवेट बिल लाकर विरोधियों को चौंका दिया, तो आज गुजरात के कार्यकारी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का ऐलान कर दिया है। की सरकार बनी, विधायक दल का नेता चुना गया। शपथ ग्रहण के बाद क्या पहली कैबिनेट की बैठक में UCC को लेकर आया जाएगा? नहीं, वो तो बना दिया गया ही, हमने कमेटी की रचना कर दी गई है और जो भी उसकी भलामण आएगी उसके द्वारा ऊपर काम करेंगे हम। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत और विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद जब पहली बार भूपेंद्र पटेल मीडिया से मुखातिब हुए तो सीधे समान नागरिक संहिता कानून को लागू करने के लिए बनाई गई कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान कर दिया।
इससे पहले गुजरात से पहले उत्तराखंड सरकार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का ऐलान कर चुकी है। उत्तराखंड में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए कमेटी बनाई गई है। हरियाणा में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारी चल रही है। उधर 9 दिसंबर को राजस्थान से आने वाले बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्राइवेट मेंबर बिल को पेश कर दिया, जिसके बाद राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। सुप्रीम कोर्ट और दूसरे हाई कोर्ट्स ने कई बार सरकार को ये आगाह किया है कि इस समय कॉमन सिविल कोड लाया जाना बहुत जरूरी है। विपक्ष का तो विरोध करने का एक कारण है, वो तो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, देश के मुसलमानों में भय फैलाना चाहते हैं, उनको बहकाना चाहते हैं। ये सबके लिए है, केवल ये कोई मुसलमान विरोधी नहीं है। हर कास्ट, हर क्रीड, हर धर्म के ये हित में बिल है, देश के हित में ये बिल है। हमारे संविधान बनाने वालों ने उस वक्त पे बहुत सोच समझ के कुछ प्रावधान किए हैं, कुछ रिवाज है, कुछ मजहबी बात है। आप ये कैसे कर पाओगे? इस देश के अंदर जिनके रीति रिवाज है उनको खत्म करना, ये गलत परसेप्शन गलत कर रहे हैं कि तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके हम मुसलमानों का स्पेशल। नो, मुसलमान से ज्यादा अफेक्ट होगा वो आदिवासी समाज और दूसरे लोगों को होगा। और अगर ये करना भी था तो सरकार आपकी थी, आपका ये लॉ कमीशन जब खारिज कर देता है फिर इसके ऊपर बहस का कहाँ मुद्दा बचता है। उधर केरल हाई कोर्ट ने समान विवाह संहिता कानून पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आज फैमिली कोर्ट एक और युद्ध का मैदान बन गया है और केंद्र सरकार को सभी के लिए एक समान विवाह संहिता कानून को तैयार करना चाहिए। बता दें कि हिंदुओं पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है, जबकि मुस्लिम धर्म पर अपना कानून लागू होता है। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मुस्लिम समुदाय की युवतियों की शादी की उम्र को 15 साल से बढ़ाकर 18 साल करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र और गोवा को सौगात देंगे। पीएम मोदी जहां गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं महाराष्ट्र में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन करेंगे। यही नहीं, महाराष्ट्र को दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस का भी तोहफा मिलने जा रहा है। विकास के लिए सड़कों का जाल जरूरी है। विकास के लिए मजबूत रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है ताकि कम समय में ज्यादा काम हो सके, और प्रधानमंत्री मोदी इसे बखूबी जानते हैं। 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र और गोवा को करोड़ों की योजनाओं का तोहफा देंगे। पूरे देश में हवाई अड्डों और एक्सप्रेसवे के जाल से कनेक्टिविटी मजबूत करने के सपनों को पूरा करने में पीएम मोदी पूरी तरह से जुटे हुए हैं। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए पीएम मोदी रविवार को गोवा को सौगात देंगे। 11 दिसंबर को गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। ये एयरपोर्ट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला पीएम मोदी ने नवंबर 2016 में रखी थी। गोवा का ये दूसरा हवाई अड्डा होगा। पहला एयरपोर्ट डाबोली में स्थित है। नया एयरपोर्ट 2312 एकड़ में फैला है। कुल लागत 2870 करोड़ रुपए। पहले फेज में सालाना यात्री क्षमता 44 लाख की है। उद्घाटन के बाद विमानों के परिचालन की संख्या बढ़कर 150 हो जाएगी। 35 डोमेस्टिक और 18 इंटरनेशनल लोकेशंस तक पहुंचा जा सकेगा। 25,000 मीट्रिक टन की हैंडलिंग क्षमता वाली कार्गो सुविधा। पीएम मोदी न केवल गोवा बल्कि महाराष्ट्र को भी सौगात देंगे। पीएम मोदी मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद नागपुर से शिरडी तक 520 किलोमीटर लंबे हाईवे पर गाड़ियां फराटा भरने लगेंगी। इस दौरान पीएम मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इसके साथ ही नागपुर में मेट्रो ट्रेन के पहले फेज एम्स और ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ भी करेंगे। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के चालू हो जाने से दो शहरों के बीच दूरी कम हो जाएगी और कारोबार भी तेजी से बढ़ेगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने इस परियोजना को गेम चेंजर बताया है। इसका नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के नाम पर होगा। बाला साहेब ठाकरे समृद्ध एक्सप्रेसवे के नाम से इसे जाना जाएगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का होगा। जरूरत पड़ने पर इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है।
मुंबई से नागपुर तक का सफर 8 घंटों में पूरा हो जाएगा। महाराष्ट्र के 11 जिलों से होकर गुजरेगा। यह हाईवे विदर्भ, मराठवाड़ा और पूरे महाराष्ट्र को कनेक्टिविटी और समृद्धि की सौगात देने जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे पर एक नया आर्थिक गलियारा भी बनाया जा रहा है। इसके जरिए 14 जिलों को एकीकृत कर बंदरगाह से जोड़ा जाएगा। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपनी गाड़ी फराटे से दौड़ाई थी। शिंदे के पायलट बनकर फडणवीस ने कार दौड़ाई और अब जब महाराष्ट्र के लोगों को सौगात मिल जाएगी तो सभी लोग फराटे से इस पर अपनी कार दौड़ा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी का बर्थडे मनाकर एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा में लौट आए हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत आज राजस्थान के बूंदी में हुई और अब यात्रा का अगला पड़ाव टोंक है, जहां प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में नजर आएंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी मां और कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाने के बाद एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं। आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राजस्थान के बूंदी से हुई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से होते हुए 3 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश हुई थी और अभी तक राजस्थान में राहुल गांधी डटे हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान के 7 जिलों और 18 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरना है। इनमें से राजस्थान के झालावाड़ जिले की झालरापाटन, कोटा की लाडपुरा, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण और रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्रों से होकर यात्रा गुजर चुकी है। बूंदी के बाद भारत जोड़ो यात्रा का अगला पड़ाव टोंक और सवाई माधोपुरा है। राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वोट बैंक के साथ साथ अशोक गहलोत और पायलट खेमे को साधने में भी जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। गिफ्ट में गधा। जी हां, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गधे मिलते हैं, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपनी पत्नी को शादी में गिफ्ट में ही गधा दे दिया है। अब दूल्हा शादी के मंडप में ही गधा लेकर पहुंच गया, जिसके बाद दुल्हन के सारे मेहमान भी चौंक गए। पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा गधे हैं तो वो हैं पाकिस्तान में। लेकिन इस बार पाकिस्तान गधों के कारण नहीं, बल्कि एक शादीशुदा जोड़े को लेकर चर्चा में है। कहाँ है यार गिफ्ट लेकर आओ यार, प्लीज लेकर आओ। आरिस तुम लेकर आओ। लेकर आओ। गुड़िया गुड्डे। लोग अपनी पत्नी को शादी के दौरान कीमती गिफ्ट देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की यूट्यूबर दूल्हा अजलान शाह ने शादी के मंडप में अपनी दुल्हन वारिशा को गिफ्ट में गधा दिया है। अब सवाल ये गधा ही क्यों? मुझे आपको पसंद है और दुनिया का सबसे मेहनती और सबसे लविंग एनिमल। अजलान यूट्यूबर के साथ एनिमल लवर भी है। अजलान गधे को सबसे मेहनती जानवर बताते हुए अपनी पत्नी वारिशा को ये प्यारा सा गिफ्ट देते हैं। मुझे जानवर बहुत पसंद है, सही है, लोग चाहे जो भी बोले, गधा मेरा स्पिरिट एनिमल, ठीक है। आई लव डोंकीज एंड हाँ, ये गिफ्ट है मेरी तरफ से वारिशा के लिए। और बस बाकी देखना, मजाक नहीं बनाना यार, बस बाकी कह रहे हैं। गधे का बच्चा काफी छोटा है, इसलिए अजलान बच्चे के साथ उसकी मां को भी 30,000 रुपए देकर मालिक से खरीद लिया। अजलान ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया और इसके बाद गधा गिफ्ट देने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और उधर नए कैबिनेट सचिव के लिए लॉबिंग। केंद्र सरकार के सचिव राजेश भूषण लगातार लॉबिंग कर रहे हैं। दिल्ली ब्यूरोक्रेसी में हो रही है भूषण की लॉबिंग को लेकर चर्चाएं। पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा के करीबियों में शामिल हैं भूषण। ब्राह्मण लॉबी के आईएएस अफसरों में है राजेश भूषण की जबरदस्त पकड़। उत्तराखंड के पूर्व सीएम बीसी खंडूरी और विधानसभा अध्यक्ष से है पारिवारिक रिश्ता।
पूर्व सीएम खंडूरी के दामाद और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के पति हैं राजेश। फिलहाल राजेश भूषण भारत सरकार में स्वास्थ्य सचिव के पद पर दे रहे हैं सेवाएं। बिहार कैडर के सन 1987 बैच के वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं राजेश भूषण।